नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 8 अक्टूबर 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए दोस्तों, सत्र को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित कर रहा है। तो इस परीक्षा में भाग लेकर के आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए 90% छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए 9 अक्टूबर 2022 को सुबह 11 बजे परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसी वीडियो में आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अगर इसे रजिस्टर नहीं किया है तो अभी फ्री रजिस्टर करें, और इसके लिए आपको वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहां जाकर के आप रजिस्टर करके इस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं, आज का जो पहला टॉपिक है, आज का टॉपिक यह पृष्ठ संख्या 6 पर आया हुआ है। इसे आप सामाजिक मुद्दे से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द्रविड़ नगरवाद या शहरीवाद की विकास एवं सीमाएं, यानी यह द्रविड़ क्षेत्र, यानी इसकी बात की जा रही है, यह दक्षिण भारत के संदर्भ में बात की जा रही है। तो इसके विकास और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस नगरवाद के बारे में थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि लुई वर्थ साहब थे, उन्होंने नगरवाद एक जीवन पद्धति के रूप में 1938 में एक किताब लिखी थी। तो उन्होंने इस किताब में यह बताया था कि शहर में रहना, तो नगर में हम किस प्रकार रहते हैं, यह किस प्रकार हमें प्रभावित करता है, हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, यह हमारे व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है। तो नगरीय लोगों में अनेक तरह के सामाजिक संबंधों और व्यवहार के पैटर्नों को जन्म देता है। तो आइए इस लेख के माध्यम से थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि तमिलनाडु के विकास की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसे अनदेखा किया जाता है। तो वृद्धि और विकास के लाभों को अपेक्षाकृत अधिक समावेशी रूप से वितरित करने में शहरीकरण की केंद्रीयता कम मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, अगर आंकड़ों की बात की जाती है तो तमिलनाडु भारत का तीसरा सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। तो तमिलनाडु का जो शहरी प्रक्षेप वक्र है, दो कारणों से भारत के अधिकांश अन्य भागों से अलग रहा है। यानी तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें तो ये वाला क्षेत्र पूरा तमिलनाडु ही है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि यहाँ के जो सामान्य लोग हैं, उनकी ऊर्ध्वगामी गतिशीलता को सक्षम करने के लिए उन्हें शहरी परिवर्तन के एजेंटों में बदलने के लिए पारंपरिक जाति आधारित पदानुक्रमों को तोड़ने का लगातार प्रयास किया है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तमिलनाडु में शहरीकरण, जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, गुजरात की बात करें, तो इसके मामले में कुछ महानगरीय शहरों के बजाय कई शहरी केंद्रों द्वारा संचालित होने के कारण यह अधिक व्यापक और आधारित है। पिछले 70 वर्षों में अगर देखा जाए तो द्रविड़ दलों ने ऐतिहासिक परिस्थितियों को अपनाने के लिए आम लोगों को शहरी परिवर्तन के एजेंटों में बदलने के लिए एक बहुआयामी रणनीति के रूप में अपनाया है। इसमें शहरीकरण को गति देने के लिए भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचना का प्रावधान भी शामिल है। विशेष रूप से शिक्षा में सकारात्मक कार्रवाई जैसी पुनर्वितरण नीतियां और उत्पादकवादी लोकाचार का प्रसार। लेकिन यह उपाय कम से कम आंशिक रूप से इस तथ्य के लिए जिम्मेदार हैं कि तमिलनाडु की 48.4% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जबकि 2011 के आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो 31.18% अखिल भारतीय नगरीकरण क्षेत्र है। यानी 8 में से 7 घर गैर कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं। कहां? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु का जो शहरी चरित्र है, तो यहां छोटे शहरों के नेटवर्क और एक मजबूत ग्रामीण शहरी जुड़ाव के आधार पर इसके कई शहरी केंद्र हैं। कोई ऐसा नहीं जैसे गुजरात में जो नगरीकरण है बड़े शहरों पर निर्भर है, महाराष्ट्र में नगरीकरण बड़े शहरों पर केंद्रित है, जबकि तमिलनाडु में छोटे शहरों के नेटवर्क हैं। तो यह कैसे सक्षम हुआ, यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें अगर हम देखें ऐतिहासिक परिस्थितियां और द्रविड़ नीति, यानी
द्रविडियन पॉलिसी क्या रही है? तो एक महत्वपूर्ण औपनिवेशिक शहर के रूप में मद्रास के पास कुछ औद्योगिक ताकत और भौतिक आधारभूत संरचना थी। बाद में के कामराज के शासनकाल में तमिलनाडु औद्योगिक समूहों और जन शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के प्रयासों से काफी लाभ हुआ और 1967 में सत्ता में आई डीएमके ने तमिलनाडु के औद्योगिक आधार का और विस्तार किया। अन्य बातों के अलावा सिंचाई और मोटर चालित विद्युत प्रौद्योगिकी तक पहुंच के द्वारा कृषि आधुनिकीकरण को भी प्रेरित किया गया था। तो राज्य के विभिन्न हिस्सों ने ऐतिहासिक रूप से सिंचाई के विशेष रणनीतिक रूपों जैसे कि नहरों और कुओं में विशेषज्ञता भी हासिल की। इसने विभिन्न क्षेत्रों में उभरने वाले विशिष्ट फसल विशेषज्ञता के साथ विविध फसल पैटर्न का भी नेतृत्व किया और इससे प्रसंस्करण, विपणन और बिक्री के लिए फसल से जुड़े कृषि नगरों का उदय संभव हुआ। तो भौतिक और सामाजिक ढांचे के माध्यम से द्रविड़ दलों के हस्तक्षेप ने इस संक्रमण को और आसान बना दिया। जबकि एक प्रमुख व्यापारिक समुदाय की अनुपस्थिति, जिसमें वैश्य समुदाय की कमी ने निचली जातियों से उद्यमशीलता और पूंजी के लोकतांत्रिकरण की अनुमति दी। तो अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश ने कारीगरों को भी उद्योग में प्रवेश करने में सक्षम बनाया। तो मनोवैज्ञानी यान फिलिप टेस्टविन यही बताते हैं कि बढ़ई और लोहार स्वनिर्मित इंजीनियर बन गए। परिवहन सेवाओं की कई अस्थायी मरम्मत की दुकानें स्थापित कर रहे हैं जो कि ट्रक निर्माण उद्योग में रूपांतरित हो गए हैं। और दोस्तों, इस विकास ने तमिलनाडु के नमक्कल और सलेम जिलों के औद्योगिक परिदृश्य को ही बदल दिया है और यही दर्शाता है कि तमिलनाडु में शहरीकरण कैसे हुआ। तो छोटे शहरों से यह विकसित हुआ जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में एक विशिष्ट औद्योगिक समूह है। राज्य में दलित और पिछड़ी जाति के उद्यमियों का अनुपात सबसे अधिक है, जिनमें से कई छोटे शहर शामिल हैं। तो इस प्रकार द्रविड़ नीति गांव के पुनर्निर्माण के गांधी के दृष्टिकोण के विपरीत जाता है। यानी द्रविड़ लामबंदी ने दो तख्तों पर काम किया। पहला है उत्पादकतावादी लोकाचार का प्रसार, जिसने मौजूदा सामाजिक पदानुक्रमों को तोड़ दिया और नए सामाजिक संबंधों की कल्पना करने में मदद की। और दूसरा है बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश था, जिसने पूंजी संचय के क्षेत्र में विविध अभिनेताओं के प्रवेश की अनुमति दी, जिसमें सुविधाओं का विकास, परिवहन संपर्क, बिजली और चिकित्सा तथा शैक्षिक सुविधाओं तक पहुंच अपेक्षाकृत प्रभावशाली रहा है। और व्यापक रूप से पूरे तमिलनाडु कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों में जैसे 1961 में 47% से 1991 में सड़क का विकास करीब 80% तक हो गया था। इसी तरह गांवों को कस्बों से जोड़ने से लोगों को बाहर के रोजगार तक पहुंचने में भी मदद मिली, जिससे जाति के बंधन कुछ हद तक खत्म हुए। जबकि उत्तर औपनिवेशिक भारतीय राज्य विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नियोजन उपकरणों पर निर्भर था, लेकिन यह परिणामों के मार्ग को नहीं बदल सका और अगले कुछ दशकों में सरकारी सेवाओं में पिछड़ी और दलित जातियों और छोटे शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों से भर्ती में वृद्धि हुई और इसने हाशिए पर पड़े लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति प्रशासन की जवाबदेही को बढ़ा दिया। राज्य द्वारा कल्याणकारी वितरण को समायोजित करने के लिए राज्य के रूढ़िवादी वित्तीय प्रबंधन में बदलाव भी किया गया था। तो इस तरह से इसमें अभी कुछ खामियां हैं, तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है कि उदारीकरण ने मौजूदा विनिर्माण उद्योगों जैसे कपड़ा, चमड़ा और आईटी जैसे सेवा उद्योगों को भी बढ़ाया है और यह सब आगे शहरीकरण का ही कारण बना। तकनीकी शिक्षा के विकास में दशकों से प्राप्त लाभ, उच्च शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में मध्यम और निचली जातियों के लिए आरक्षण, कुछ नाम रखने के लिए आर्थिक और सामाजिक भौगोलिक दृष्टि से उदारीकरण से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। दोस्तों, तमिलनाडु राज्य ऐसा है जहां पर सबसे अधिक आरक्षण की व्यवस्था है। दोस्तों, अभी भी यहां के विकास के लिए कलेग्नर शहरी विकास योजना को तमिलनाडु सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया जा रहा है। तो यह शहरी विकास योजना के तहत नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सामुदायिक हॉल,
बाजार और आधुनिक पुस्तकालयों जैसी बुनियादी सुविधाओं का इससे निर्माण किया जाएगा और शहरी गरीबों के जीवन को बढ़ाने के लिए शहरी रोजगार योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अनुरूप बनाया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड-19 नामक बीमारी जो कि अभी भी केसेस आ रहे हैं, इसकी वजह से शहरों में मजदूर श्रमिक जो थे उनके लिए बड़ी समस्याएं हुई। उनको रोजगार के साधन अनुपलब्ध होने लगे और वह लोग हाशिए पर आ गए, गांव की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। तो ऐसे में यह कह सकते हैं कि नगरीकरण की पोल खुल गई। तो यह उन शहरी गरीबों को फिर से रोजगार देने का प्रयास करता है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप अपना व्यवसाय खो दिया है। हजारों नौकरियां चली गई हैं और सरकार ने बहस की कि इस शून्य को कैसे भरा जाए। तो इस योजना के तहत जल निकायों की गाद निकालने और सार्वजनिक पार्कों और अन्य क्षेत्रों को बनाए रखने जैसे कार्यों के लिए श्रमिकों का उपयोग किया जाएगा, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत किया जाता है। तो इसे अब नगरों में भी संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है। तो यह इस तरह से यह जो लेख है यही बताने का प्रयास कर रहा है कि इतना अधिक नगरीकरण के बावजूद भी लोगों में बेरोजगारी और कोविड-19 जैसी समस्याओं की वजह से वहां के श्रमिकों, वहां के लोगों के ऊपर अत्यधिक दबाव पड़ा। तो यह कह सकते हैं कि द्रविडियन पॉलिसी को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। ये इसको सामान्य अध्ययन के फर्स्ट पेपर भारतीय समाज से जोड़ सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं संपादकीय पृष्ठ पर आया हुआ है भारत में नव बौद्ध आंदोलन का जो क्षय हो रहा है। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि भारत में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति है, इसका विस्तार कब कब हुआ है और वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह नव बौद्ध आंदोलन क्यों कमजोर पड़ रहा है। तो इन सब के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में डॉक्टर अंबेडकर और उनके 5 लाख अनुयायियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो अंबेडकर ने सामाजिक रूप से हाशिए के समुदायों को शोषक जाति व्यवस्था से मुक्त करने के लिए विभिन्न धर्मों की उपयुक्तता को समझने के लिए विभिन्न धर्मों की जांच करने के बाद उन्होंने इस बौद्ध धर्म को चुना था। तो यह नव बौद्ध धर्म को एक जन आंदोलन के रूप में प्रस्तावित किया गया था जो पूर्व अछूतों को ऊंचा करेगा और उन्हें आत्मसम्मान प्राप्त करने में यह मदद करेगा। दोस्तों, बौद्ध धर्म भारत की सभ्यता में निहित है। आधुनिक नैतिक मूल्यों का यह पूरक है, सामाजिक पदानुक्रमों और पितृसत्तात्मक वर्चस्व के विरुद्ध है। लेकिन इसके बावजूद भी अंबेडकर की बड़ी उम्मीदें अधूरी रह गई हैं। यानी आज भारत में बौद्ध आबादी सबसे छोटे अल्पसंख्यकों में से एक है। यहां तक कि दलित समुदाय के भीतर भी बौद्ध धर्म में परिवर्तन को सामाजिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मार्ग के रूप में नहीं माना जाता है। दोस्तों, 80% भारतीय बौद्ध महाराष्ट्र में रहते हैं, यानी सबसे बड़ी बौद्ध की आबादी महाराष्ट्र में रहती है। तो नव बौद्धों ने यानी नियो बुद्धिज्म ने सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की, सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत की और बौद्ध धर्म को महाराष्ट्र के सार्वजनिक क्षेत्र में एक दृश्य शक्ति बनाने के लिए लोकप्रिय सार्वजनिक उत्सवों का आयोजन किया। हालांकि यह मुख्य रूप से महार जाति और हाल ही में मातंग और मराठा जातियों के भीतर छोटे वर्गों ने खुद को न्यू बौद्धिज्म के रूप में पहचाना है। अन्य सामाजिक रूप से हाशिए के समूहों को अभी भी हिंदू जाति के नामकरण और पारंपरिक व्यवसायों द्वारा ही परिभाषित किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक सहित राज्यों में दलित सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों ने भी बौद्ध धर्म में धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बौद्ध धर्म से संबंधित सांस्कृतिक प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल और ग्रीन गार्डन की सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा किया गया था, लेकिन विकल्प के रूप में धर्म परिवर्तन का सुझाव देने में अभी भी हिचकिचाहट थी। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए यहां तक कि उन राज्यों में जहां अनुसूचित जाति की आबादी अपेक्षाकृत अधिक है, जैसे कि पंजाब, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में दलितों ने अपनी सामाजिक स्थिति को चुनौती देने के लिए
बौद्ध धर्म अपनाने में संयम दिखाया है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग बात यह है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अक्सर खुद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रवर्तक के रूप में प्रस्तुत किया है। मोदी ने अक्सर भारत की प्राचीन बौद्ध पहचान, विशेष रूप से चीन, नेपाल, म्यांमार और जापान में का उल्लेख किया है। तो श्री मोदी ने इन देशों के साथ साझा बौद्ध विरासत पर जोर देने के लिए एक सचेत प्रयास भी किया है। दोस्तों, उन्होंने 2017 में दीक्षा भूमि का भी दौरा किया और अंबेडकर को समृद्ध श्रद्धांजलि भी अर्पित की और कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। और यह उनकी सरकार है जिसने बौद्ध सर्किट का भी प्रस्ताव रखा है। तो हिंदुत्व विमर्श के भीतर बौद्ध धर्म को बृहद भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग के रूप में इसे विनियोजित किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुशीनगर में हाल ही में अंतरराष्ट्रीय उड़ान यहाँ से श्रीलंका के लिए स्टार्ट की गई थी। इसी तरह से 2011 के आंकड़ों के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत की जो जनसंख्या है वह 121.09 करोड़, जिसमें हिंदू जो है 96.63 करोड़, मुस्लिम 17.22 करोड़, क्रिश्चियन 2.78 करोड़, सिख 2.08 करोड़ और इसी तरह से बुद्धिस्ट 0.84 करोड़, यानी मात्र 0.7% है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। बौद्ध धर्म को प्रसारित करने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि मैंने बताया बुद्ध सर्किट की बात की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में 7 स्थानों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित, जैसे कपिलवस्तु यूपी में है, बोध गया बिहार में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, राजगीर बिहार में, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में, वैशाली, कुशीनगर के बारे में ऊपर बताया ही। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि सैद्धांतिक रूप से नव बौद्ध आंदोलन को शासक अभिजात वर्ग के प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक विचारों के लिए एक वैचारिक बौद्धिक चुनौती के रूप में देखा जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि हिंदुत्व प्रवचन के भीतर बौद्ध धर्म का अधिक भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग के रूप में विनियोजित किया गया है और बौद्ध धर्मांतरण आंदोलन को हिंदू सांस्कृतिक पंथ के विरोधी के रूप में नहीं देखा गया है। इसके अलावा हिंदुत्ववादी ताकतें मुखर सांस्कृतिक रणनीतियों का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण दलित बहुजन प्रतीकों को स्पष्ट रूप से उपयुक्त बनाती हैं और उस उग्र वैचारिक विरोध को कम करती हैं जो प्रारंभिक दलित आंदोलन में हिंदू सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ था। अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक को और इसको सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लद्दाख के हनले गांव में भारत की अत्याधुनिक खगोलीय वेधशाला के लिए साफ आसमान, ऊंचाई और पूर्ण अंधकार महत्वपूर्ण है। तो इसमें महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी गई है जैकब जोशी ने, चूंकि यहीं पर अंतरराष्ट्रीय डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये घोषित करने में जो चुनौतियां हैं और इस प्रक्रिया में निवासियों को हितधारक बनाने के प्रयासों पर जैकब जोशी की रिपोर्ट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, लद्दाख के हनले गांव में भारत की अत्याधुनिक खगोलीय वेधशाला के लिए साफ आसमान, ऊंचाई और पूर्ण अंधकार महत्वपूर्ण है और इस तरह से देख सकते हैं कि यह आवश्यक दशाएं इस प्रयोगशाला के लिए या अंतरराष्ट्रीय डार्क स्काई रिजर्व के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, 20वीं सदी में श्रीनिवास रामानुजन की 2 बार खोज की गई थी। पहला था जब अंग्रेजी गणितज्ञ G.H. हार्डी ने 1914 में प्रतिभाशाली गणितज्ञ की खोज की और दूसरा तब था जो भारत में भारतीय खगोलविद आर राजा मोहन के नेतृत्व में एक क्षुद्र ग्रह की खोज की, जिसे बाद में 4130 रामानुजन नाम दिया गया। तो दोस्तों, 104 वर्षों में यह पहली बार था जब भारत से क्षुद्र ग्रहों की खोज की गई थी। तो उनका उपकरण 45 सेमी स्मिट टेलीस्कोप तमिलनाडु के कवलूर में जावड़ी पहाड़ियों पर रखा गया था। तो दोस्तों, तमिलनाडु में यहाँ पर आप देखोगे तो जवादी, शेवराय, ये सब पहाड़ियां हैं। तो यह वेणु बप्पू वेधशाला में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है। तो महाद्वीप की सबसे बड़ी दूरबीन के अलावा वेधशाला में 2 अन्य दूरबीन भी हैं। तो दोस्तों, वेणु बप्पू वेधशाला में कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक
खोजें की जाती हैं। वर्ष 1972 में दूरबीन की सहायता से बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड के चारों ओर वायुमंडल की खोज की गई थी। इसी तरह से 1977 में यूरेनस ग्रह के चारों ओर वलय खोजे गए थे। तो दोस्तों इसको इसीलिए चुना गया क्योंकि यह समुद्र तल से 750 मीटर की ऊंचाई पर एक प्रभावशाली जंगल के बीच स्थित था और रात के आकाश के काफी आबादित दृश्यों की यह पेशकश करता था। तो प्रकाश वर्ष दूर से सुपरनोवा या नेबुला जैसे ब्रह्मांडीय घटनाओं के सितारों या निशान का पता लगाने में सक्षम होने के लिए खगोलविदों को अपने विकिरण के सबसे कमजोर स्लीवर्स को पकड़ने में सक्षम होना चाहिए। तो यह सब जरूरी होता है कोई भी वेधशाला के लिए। हालांकि इस तरह की विकिरण को जल वाष्प द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए यह जमीन के ऊपर एक दूरबीन रखने में मदद करता है जहां वातावरण शुष्क होता है। तो एक शुष्क और ऊंचाई वाला रेगिस्तान कई मायनों में आदर्श स्थान रखता है। यही कारण है कि यह लद्दाख के हैनले गांव को चुना गया है। तो दोस्तों ये वेणु बप्पू वेधशाला, यह इसके बारे में कहा जाता है कि यह पूरी तरह से आदर्श नहीं था, क्योंकि कवलूर के अगर भौगोलिक ढांचे को देखते हैं तो भारत में जून से लेकर सितंबर तक मानसून आता है, फिर लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो इस तरह से जून और सितंबर के दौरान तथा नवंबर में लौटने वाले उत्तर पूर्व मानसून के दौरान मानसूनी बादलों के रास्ते में यह वेधशाला अक्सर महीनों तक बंद रहती है। तो वर्षा के बादल ब्रह्मांडीय वस्तुओं से तारों की रोशनी और विकिरण को अवशोषित करते हैं, जिससे उन्हें कैमरों की दूरबीनों पर पकड़े जाने से रोका जा सकता है। इसीलिए आईआईए के वैज्ञानिकों ने 1980 के दशक की शुरुआत में मानसून से कम प्रभावित जगह की खोज शुरू की। और दोस्तों मानसून से सबसे कम प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहता है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र, और वह भी लेह क्षेत्र सबसे शुष्क क्षेत्र है और यह ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है। दोस्तों दिगपा रत्सारी उर्फ माउंट सरस्वती नामक पहाड़ पर इसे रखा गया और इस पूरी व्यवस्था में भारतीय खगोलीय वेधशाला शामिल है। और दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारतीय खगोलीय वेधशाला के एक संघ द्वारा इस वायुमंडलीय शेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप का निर्माण किया गया। दोस्तों यह 21 मीटर व्यास वाली यह डिस्क दुनिया में अपनी तरह का दूसरा सबसे बड़ा और इतनी ऊंचाई पर एकमात्र ऐसी डिश है। और दोस्तों इसका लक्ष्य है अंतरिक्ष से चेरेनकोव विकिरण का पता लगाना। तो यह चेरेनकोव विकिरण या गामा किरणों या विकिरण से सबसे ऊर्जावान स्रोतों से एक विशेष प्रकार का प्रकाश है जो टूटने वाले सितारों या कई गंगेय घटनाओं के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो 7 दूरबीन दल जिसे हैगर हाई एल्टीट्यूड गामा रे कहा जाता है, चेरेनकोव विकिरण को भी देखता है, हालांकि ऊर्जा की निचली सीमा पर। तो यह धात्विक कैप्सूल वेधशाला में सबसे ऊंचा हिमालय चंद्र टेलीस्कोप यानी जिसे HCT कहते हैं, जो कि 2000 से सबसे पुराना और सक्रिय है। तो 2 मीटर लेंस के साथ एक ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की दृश्य सीमा से प्रकाश का पता लगाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। हालांकि IAO दूरबीनों को एक उपग्रह लिंक के माध्यम से दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। मौसम चाहे जो भी हो, बेंगलुरु से लगभग 35 किलोमीटर दूर IIA के सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के खगोलविद HCT को अपने इच्छित आकाश का सामना करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रकाश प्रदूषण, तो दोस्तों लद्दाख प्रशासन के प्रधान सचिव ने प्रकाश प्रदूषण की घटना का जिक्र करते हुए, जिसमें शहरों से कृत्रिम प्रकाश और घरेलू विद्युतीकरण ने प्राकृतिक रात के आकाश को अस्पष्ट कर दिया है। तो हाल के अध्ययनों से पता चला है कि बादल सूर्य के प्रकाश के सबसे बड़े प्रवर्तक जमीन पर आधारित स्रोतों से कृत्रिम प्रकाश बिखेरते हैं, जिसमें प्रकाश प्रदूषण बढ़ता है। तो यह सब समस्याएं हैं। हालांकि चेरेनकोव विकिरण क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, ये है क्या। तो चेरेनकोव विकिरण, इसका अभी आपने देखा होगा यहाँ पर कि रिसर्चर सक्सेसफुली यूज
कॉस्ट इफेक्टिव शेरेनकोव रेडिएशन डिवाइस टू डिटेक्ट कैंसर। तो यह कैंसर का पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने सफलतापूर्वक एक लागत प्रभावी तरीका विकसित किया है। यह अब आजमाया और परखा हुआ तरीका कैंसर का पता लगाने वाली तकनीकों में कम आय वाले क्षेत्रों में मौजूद कमियों को पाटने में मदद कर सकता है। दोस्तों, यह चेरेनकोव विकिरण यह जो है 1934 में सोवियत भौतिक वैज्ञानिक पावेल चेरेनकोव, जिसे कभी कभी सेरेनकोव या चेरेनकोव भी कहा जाता है, तो रेडियो धर्मिता से संबंधित प्रयोग कर रहे थे जब उन्होंने एक अलग प्रकार की घटना देखी। जब बहुत अधिक अल्फा व बीटा विकिरण युक्त पानी से भरी बोतल हिल गई तो ऊर्जा बोतल के एक नीली रोशनी से चमक रही थी। यानी इसमें जो आवेशित कण थे ऊर्जा में, जैसे हीलियम नाभिक या इलेक्ट्रॉन, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तो जब उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन पानी के माध्यम से यात्रा करते हैं, जहां प्रकाश की गति केवल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, एक ऑप्टिकल प्रभाव बनाया गया। तो दोस्तों, चेरेनकोव प्रभाव नीली चमक के रूप में प्रकट होता है। तो उदाहरण के लिए परमाणु रिएक्टरों और गामा रे विकिरणों से पानी के पूल में, तो इस मामले में प्रभाव रिएक्टर या विकिरण से आने वाले कणों के कारण होता है, जो पानी में प्रकाश की गति से अधिक गति से यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, यह प्रकाश माध्यम से एक शंकु के आकार में आवेशित कण के पथ के साथ फैलता है। तो चेरेनकोव विकिरण केवल तभी होता है जब माध्यम से गुजरने वाला कण विद्युत आवेशित हो, जैसे कि एक प्रोटॉन। और दोस्तों, इसीलिए चेरेनकोव साहब को 1958 का इन्हें नोबेल पुरस्कार भी भौतिकी का दिया गया था। तो चेरेनकोव प्रभाव की अगर उपयोगिताओं और अनुप्रयोग की बात की जाती है, तो चेरेनकोव टेलीस्कोप बहुत सटीक उपकरण है जिसका उद्देश्य उच्च ऊर्जा गामा किरणों का पता लगाना है। तो दोस्तों, चेरेनकोव रेडिएशन कण डिटेक्टरों में भी बहुत उपयोगी है। और दोस्तों, यह कैंसर का पता लगाने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे भी आप लोग जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 1 और 8 पर आया हुआ है सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर, अंतरराष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि बेलारूस, रूस और यूक्रेन के मानवाधिकार प्रहरी की तिकड़ी को इस बार नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। यानी बेलारूस के जेल में बंद अधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की, और इसमें दूसरा है रूसी अधिकार समूह मेमोरियल, और तीसरा जो है यूक्रेन के सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। तो दोस्तों, यूक्रेन के संगठन को ऐसे समय में पुरस्कार के लिए चुना गया है जब यूक्रेन फरवरी से रूस के हमलों का सामना कर रहा है और दोनों देशों की सेनाएं कई इलाकों में आमने सामने हो चुकी हैं। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए उनके 70वें जन्मदिन पर यूक्रेन के एक संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना जाना किसी झटके से कम नहीं है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहां पर आप देख सकते हैं कि यह एक तरह से पुरस्कार कूटनीति का माध्यम का सहारा लिया जा रहा है। तो दोस्तों, नोबेल कमेटी ने कहा है कि एक दूसरे के पड़ोसी देशों बेलारूस, रूस और यूक्रेन में मानवाधिकार, लोकतंत्र व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के इन 3 बड़े पैरोकारों को वह सम्मानित किया है। और नोबेल कमेटी ने पत्रकारों से यही कहा कि इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं ने मानवीय मूल्यों व कानूनी सिद्धांतों का समर्थन व सैन्य कार्रवाइयों का विरोध करके सभी राष्ट्रों के बीच शांति व सौहार्द के अल्फ्रेड नोबेल के विचारों को पुनर्जीवित किया है। यह एक ऐसा विचार है जिसकी आज दुनिया को बेहद जरूरत है। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, तो इसमें पहला नाम दिया गया है एलेस बियालियात्स्की। यह 80 के दशक के मध्य में बेलारूस, जिसकी राजधानी मिन्स्क है, लोकतांत्रिक समर्थक आंदोलन के नेताओं में यह शुमार थे। वह तानाशाही व्यवस्था वाले देश बेलारूस के मानवाधिकार व नागरिक स्वतंत्रता के लिए अभियान जारी रखे हैं। इन्होंने गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स सेंटर वियासना की स्थापना की थी। कब? 1996 में। और साल 2020 में इन्हें राइट लाइवलीहुड पुरस्कार मिला था, जिसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, व्यक्तिगत परेशानियां झेलने के बावजूद बियालियात्स्की बेलारूस में मानवाधिकारों व लोकतंत्र के लिए अपनी लड़ाई में 1 इंच भी पीछे नहीं हटे हैं। ऐसे में
इनको पुरस्कार दिए जाने पर बेलारूस में अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई फिर कर सकते हैं। वह अभी बेलारूस की जेल में बंद हैं। और वहीं अगर हम रूसी अधिकार समूह मेमोरियल की बात करते हैं तो यह 80 के दशक में यानी 1987 में इसको स्थापित किया गया था। यानी इस मेमोरियल की स्थापना साम्यवादियों द्वारा किए गए दमन के शिकार लोगों की याद में 1987 में इसको स्थापित किया गया था। तत्कालीन सोवियत संघ में की गई थी। तो मेमोरियल अब भी रूस के मानवाधिकारों के हनन और राजनीतिक बंदियों के बारे में सूचनाएं एकत्र करता है। तो संगठन सैन्यवाद का मुकाबला करने और कानून राज व मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के प्रयासों में भी सबसे आगे खड़ा है। वहीं अगर हम बात करते हैं यूक्रेन के सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की, तो यह यूक्रेन में मानवाधिकारों व लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए साल 2007 में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना की गई थी। तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ने यूक्रेनी नागरिक समाज को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए हैं। साथ ही इसने यूक्रेन को एक पूर्ण लोकतांत्रिक देश बनाने व कानून का राज कायम करने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाला है। तो दोस्तों, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के एक प्रतिनिधि वोलोदिमीर येवोरस्की ने कहा है कि यह पुरस्कार संगठन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कई वर्षों से देश के लिए कार्य किया है। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह तीनों पुरस्कार कहीं ना कहीं यह पुरस्कार कूटनीति के माध्यम से रूस को आईना दिखाने का कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से बेलारूस में भी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जो जिस व्यक्ति को दिया गया है वह अभी भी 2021 से वह जेल में बंद है। इसी तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूक्रेन के प्रति यह सॉफ्ट पॉलिसी को भी दर्शा रहा है। अब बढ़ते हैं विविध समाचारों में। आज है टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडेयार एक्सप्रेस रख दिया गया है। तो दोस्तों, वोडेयार राजवंश से एकमात्र ऐसा शाही राजवंश है जिसने 500 से अधिक वर्षों तक एक राज्य पर शासन किया और वोडेयार राजवंश की स्थापना 1399 में यदुराया ने की थी और इन्होंने दक्षिणी कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन भी किया था। तो राजा वोडेयार वंश के पहले शासक थे। इनका शासन 1947 तक चला। हालांकि बीच में 1747 से लेकर के 1799 तक हैदर अली और टीपू सुल्तान ने शासन किया था। टीपू सुल्तान की राजधानी भी श्रीरंगपट्टनम ही थी और टीपू सुल्तान भी महान शासकों में जाना जाता था, लेकिन अब उनका नाम हटा करके हिंदू शासक वोडेयार राजवंश के नाम पर वोडेयार एक्सप्रेस कर दिया गया है। इसके साथ साथ ही मैसूर से तलगुप्पा तक एक एक्सप्रेस सेवा का नाम कवि पुरस्कार विजेता कुवेंपु के नाम पर कर दिया गया है। ये थोड़ा तथ्यात्मक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण, इसे भी अंतरराष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं, द हिंदू में आया हुआ है कि अमेरिका फिलीपींस संयुक्त सैन्य अभ्यास साउथ चाइना सी में हो रहा है। तो दोस्तों, 3500 से अधिक सैनिकों के साथ यह संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है। एक तरह से देखा जाए तो अब अमेरिका पूरी तरह से प्रशांत महासागर के किसी भी क्षेत्र में चीन के दबाव को कम करने का वह प्रयास कर रहा है। तो यहां पर साउथ चाइना सी में आप देख सकते हैं कि चीन पूरी तरह से इस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। इसके पड़ोसी मुल्क जैसे फिलीपींस, यहां पर आप देख सकते हैं यह मलेशिया है और आगे जाएंगे इंडोनेशिया, वियतनाम, ये सब विरोध में रहते हैं। तो ऐसे में अमेरिका यहां पर सैन्य अभ्यास करके चीन को चुनौती दे रहा है। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं यह फिलीपींस है, इसकी राजधानी मनीला है, यहीं एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर भी है। यह लुजोन स्टेट है, इसे मानचित्र जरूर देखेंगे। और यह सुलू सागर है, यहां पर आप देख सकते हैं सेलेबेस सी है, इन सब को भी ध्यान रखेंगे। यह एक सेबू द्वीप है। दोस्तों, यहां पर सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत भी हैं। दोस्तों, यहां का जो माउंट अपो, जो कि सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है, यहां पर अवस्थित है। मिंडनाओ, यह मिंडनाओ द्वीप है, इसी में अवस्थित है। दोस्तों, यहीं मनीला के पास आप देखोगे, मानचित्र में जरूर देखिएगा, यहीं पर माउंट ताल भी है और ताल झील भी है। यह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। दोस्तों, यहीं मनीला से थोड़ा ऊपर जाएंगे, दोस्तों माउंट पिनाटुबो का नाम सुना होगा, यह यूपीएससी आपके प्रीलिम परीक्षा में आ चुका है। तो यह यहां पर मनीला से थोड़ा ऊपर अवस्थित है माउंट पिनाटुबो। तो यहां पर भी ज्वालामुखी क्रिया होती रहती है।
और दोस्तों यह इस तरफ आप देखोगे तो प्रशांत महासागर है, फिलीपींस सी है, और आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहीं पर आप देखोगे तो विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच मेरियाना ट्रेंच भी मिलेगा। इसे मानचित्र में जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न में। चेरेन को विकिरण क्या है, इसके महत्व और इसके संभावित अनुप्रयोगों की व्याख्या करें। तो इसको 3 भागों में आपको प्रश्न के उत्तर को तोड़ना है और इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है कि यह किसमें किसमें इसका प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म को भारी प्रोत्साहन देने के बावजूद धर्म अभी भी भारत में सबसे छोटे अल्पसंख्यक समूहों में से एक है। तो इसके पीछे संभावित कारणों की पहचान करें। तो इस पर भी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है। तो इस तरह से इस पर भी आप बहुत ही अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों लुजोन जल संधि कहां अवस्थित है, और दूसरा प्रश्न है टीपू सुल्तान कौन था, और दोस्तों इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए, इसने कौन कौन से कार्य किए थे। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।